नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विदेशियों को उनके भारत आगमन के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ पर आपको 4 देशों के नाम दिए गए हैं और हमें इन देशों को उनके भारत आगमन के वर्षों के आधार पर व्यवस्थित करना है। और यहाँ पर जो आपको देश दिए गए हैं उनमें पहला देश है डेन्स, दूसरा है पुर्तगाली, तीसरा है अंग्रेज और चौथा है फ्रांसीसी। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ, फिर डच, डेन और फ्रांसीसियों का भी आगमन हुआ। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, यानी कि यहां पर होगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अंग्रेज आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद यहां पर डेन होगा और सबसे अंतिम में होंगे फ्रांसीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3, 1 एंड 4। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे भी देख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, भारत आने वाले सभी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों में से डचों की उपस्थिति अवधि पुर्तगालियों और अंग्रेजों की तुलना में सबसे कम थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम डचों की बात करें और अगर उनको हम कंपेयर करें पुर्तगालियों और अंग्रेजों से, तो उनकी तुलना में इनकी जो भारत में अवधि थी वो बहुत ही कम थी। और इसीलिए यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत में डचों द्वारा स्थापित पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में था। तो ये कथन भी सही है। आप सभी जानते हैं कि 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था और इस कंपनी ने भारत में 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद इस कंपनी के द्वारा सूरत, कराईकल, कोचीन जैसे जगहों में भी कारखानों का निर्माण किया गया। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में दे दी है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, कोलाचेला की लड़ाई ने दक्षिण भारत में डच उपस्थिति को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया, जब त्रावणकोर की सेना ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेना को हराया। तो यहाँ पर बात हो रही है कोलाचेला की लड़ाई की। आप सभी जानते होंगे कोलाचेला की लड़ाई अगस्त 1741 में हुई थी और यहाँ पर त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप त्रावणकोर की सेना ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में डच औपनिवेशिक प्रयासों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन बिल्कुल सही हो जाता है। और इस कथन का जो एक्सप्लेनेशन है उससे हमें यह भी पता चल जाता है कि आखिर क्यों डचों की जो उपस्थिति है भारत में वो पुर्तगालियों और अंग्रेजों की तुलना में बहुत ही कम थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों के तीनों कथन सही हैं। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों कथन सही हैं। ये दोनों क्वेश्चन द हिंदू समाचार पत्र में आए एक न्यूज पर आधारित था। इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे, जिसका शीर्षक है ASI ब्रीथ लाइव इनटू 17th सेंचुरी डच सेमेटरी। तो इसी को आधार बना करके ये दोनों क्वेश्चंस का निर्माण किया गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके दोनों कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है जो इस मंडल के द्रव्यमान का 99.8% भाग धारण करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190 गुना बड़ा है। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से बड़ा तो है, लेकिन यह लगभग 109 गुना बड़ा है, 190 गुना नहीं।
और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है, यानी कि सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला कथन सही है। सूर्य को लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक न्यूज भी आया है जिसका शीर्षक है स्टेलर मिड लाइफ क्राइसिस। तो इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे और इस न्यूज को आधार बना करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है इनसाइट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है यह नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम इनसाइट मिशन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेजी एंड हीट ट्रांसपोर्टेशन। और इस मिशन को नासा के द्वारा मंगल ग्रह के लिए छोड़ा गया था और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यह डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कि यहां पर जो कथन 1 है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है इनसाइट ऐसा पहला मिशन है जो मंगल ग्रह की सतह के नीचे विस्तृत अध्ययन के लिए समर्पित है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि जो इनसाइट है वो मंगल ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया था और इसका मुख्य काम था मंगल ग्रह के आंतरिक भाग यानी कि इसकी परत, मेंटल और कोर का विस्तृत अध्ययन करना। और ऐसा करने वाला यह पहला रोबोट एक्सप्लोरर है मंगल ग्रह के लिए, यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन गलत है, लेकिन यहां पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। इनसाइट को लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है क्लूज फ्रॉम मार्स। तो इसे भी आप लोग देख लेंगे और इसी को आधार बना करके इस क्वेश्चन का निर्माण किया गया था। आइए एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए एक एक करके तीनों कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल के नाम से जानते हैं, उसे राज्यसभा ना तो अस्वीकार कर सकती है यानी कि रिजेक्ट कर सकती है और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। धन विधेयक को लेकर के ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके आधार पर यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। ये जो अनुदान की मांग है ये बजट से जुड़ा हुआ प्रोसेस है और बजट एक धन विधेयक होता है। और हमने अभी अभी देखा कि धन विधेयक को लेकर के राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं है, ना वो इसमें संशोधन कर सकता है ना ही वो इसे अस्वीकार कर सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मतदान करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकता। यहां पर चर्चा हो रही है वार्षिक वित्तीय विवरण की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसे ही हम शॉर्ट में बोलते हैं बजट। और आप सभी जानते हैं कि जो बजट होता है वो धन विधेयक होता है और हमने अभी अभी देखा कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता, उसमें संशोधन नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि राज्यसभा बजट पर कोई चर्चा भी नहीं कर सकता। आपको यह पता होना चाहिए कि राज्यसभा के पास बजट के ऊपर चर्चा करने का अधिकार है, यानी कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चर्चा कर सकता है। लेकिन चूंकि ये धन विधेयक है इसीलिए राज्यसभा उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन इस पर चर्चा जरूर कर सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो गलत है, जिसमें कहा जा रहा है कि राज्यसभा बजट पर चर्चा नहीं कर सकता, जबकि हमने अभी अभी देखा कि राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं अटल इनोवेशन मिशन को लेकर के, और इसको लेकर के एक न्यूज़ भी आया है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर ये अटल इनोवेशन मिशन है क्या। तो अटल इनोवेशन मिशन हमारे देश में इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना है और उसे बढ़ावा देने के लिए नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करना है। अटल इनोवेशन मिशन ने विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान किया है, उनके बीच में सहयोग के अवसर को प्रदान करता है और इसके द्वारा अभी तक बहुत सारे पहल शुरू किए गए हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट पहल है वो है अटल टिंकरिंग लैब्स, और इस पहल में भारत के स्कूलों में समस्या समाधान जैसी मानसिकता को पैदा करना है, यानी कि जो रटने वाली जो हमारी पढ़ाई है उसे यहाँ पर बदलने का प्रयास किया गया है और बच्चों में किस तरीके से उनके सोचने की शक्ति को बढ़ाया जाए उसको देखते हुए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं। यहाँ पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों, निजी क्षेत्र में विश्व स्तर के स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस मिशन के अंतर्गत एराइज को शुरू किया गया और ये एराइज एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा अटल न्यू इंडिया चुनौतियां जैसे कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू किए गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम किए गए हैं अटल इनोवेशन मिशन के तहत, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।